गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7th का आज शुरुआत करते हैं चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है यह लाल किले का चित्र है। आखिर ये मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। अर्थात मुगल दो प्रकार के वंश, एक माता की ओर से और एक पिता की ओर से। माता की ओर से वह चंगेज खां के वंशज थे तथा पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था और बाद में मुगलों ने आकर भी उसी दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। इसलिए वे अपने पूर्वज के रूप में तैमूर को ज़्यादा याद रखते थे। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दिया है जिसमें तैमूर तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। यह लघु चित्र 1702 से 1712 के मध्य बनाया गया था। इसमें मध्य में तैमूर है, उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीर मीरन शाह। ये मीर मीरन शाह है जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। और उसके बाद अबू सैद, यहाँ पर अबू सैद है, यह बाबर के दादा हैं। तैमूर की बाईं ओर तथा तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर के परदादा। ये सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा हैं जो बाबर के परदादा थे। उमर शेख जो बाबर के पिता, यह बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में तथा इस तरफ उसी क्रम में 3, 4 और 5 पर हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगलों के सैन्य अभियान जिनके माध्यम से उनके राज्य का विस्तार हुआ। प्रथम मुगल शासक बाबर, जिनका शासनकाल 1526 से 1530 था। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। अर्थात बाबर 12 वर्ष की उम्र में शासक बनता है फरगना राज्य का। फरगना कहाँ पर है? तो ये इराक, ईरान की तरफ है। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1504 में काबुल पर कब्जा करता है। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 1526 में जो तुर्की शासन भारत में शासन कर रहा था, उसका अंतिम वंश लोदी थे और लोदी में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है बाबर और मुगल वंश की स्थापना करता है भारत के अंदर। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम से कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि
अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम के बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। मुगलों और अहोम सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें, अर्थात मुगलों के अहोमों के साथ, सिखों के साथ, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ कैसे संबंध थे उन पर गौर करना है। सफावद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया, ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र है जिसके अंदर मुगल फौज अभियान पर जा रही है। मुगल फौज के अंदर क्या थे, तो हाथी थे, घोड़े थे तथा तोपखाना भी था। युद्ध में प्रयोग होने वाला बारूद का तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। हालांकि बाबर कौन सी सदी के अंदर आया था, तो वह 15वीं सदी के अंतर्गत आया था। 15वीं सदी के अंतर्गत आया था। 14वीं शताब्दी में लाई गई थी क्या, बारूद तकनीक आ गई थी। आग्नेय अस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया, अर्थात 1526, अर्थात 16वीं सदी के प्रारंभ के अंदर, 15वीं में नहीं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। यहाँ पर एक चित्र है, 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। हालांकि बारूद का तकनीकी प्रयोग 14वीं शताब्दी में भारत में पूर्व से मौजूद था, लेकिन उसका गोलाबारी और तोप के रूप में जो प्रयोग किया गया था उसका प्रयोग पहली बार किया गया, यानी बारूद को तोप में डालकर छोड़ा गया, उसका प्रयोग पहली बार हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। यही पानीपत की लड़ाई थी जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई थी, और इसमें बाबर विजयी होता है, इब्राहिम लोदी पराजित होता है। बाबर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। तालिका 1 यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें प्रमुख मुगल सम्राट हैं तथा उनके प्रमुख अभियान हैं और उनसे जुड़ी घटनाएं हैं। पहला शासक था बाबर, जिसने 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की और शासन किया 1530 तक, अर्थात बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 के मध्य था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया, अर्थात 1526 में पानीपत के दौरान इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया बाबर ने। 1527 में खानवा में राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, तथा उनके सहयोगी राजपूत राजाओं और समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित करने में बाबर सफल रहा। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, जो उसकी गद्दी पर बैठा, उसने टुकड़ों में शासन किया, पहले 1530 से 1540 के मध्य। इसके बाद एक अफगान शासक शेरशाह सूरी से पराजित करता है और यह ईरान की तरफ भाग जाता है, तथा 1555 से 1556 जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है तो पुनः आता है और 1555 से 1556 के मध्य शासन करता है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, एक 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। 1540 में कन्नौज की पराजय ने उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया और 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी दिल्ली पर शासन करता है। 1555 में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। 1555 से 1556 के मध्य हुमायूं दोबारा दिल्ली का शासक बनता है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष वह इस इमारत से गिरकर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक पुस्तकालय है जिसमें हुमायूं पुस्तकें पढ़ रहा था। कहा जाता है कि सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक उसका भाई है कामरान महत्वाकांक्षी बन गया था। हालांकि बाबर ने अपनी वसीयत में लिखा था कि अब उसके सभी पुत्रों के अंदर जायदाद का बराबर बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन कामरान की महत्वाकांक्षाओं ने हुमायूं को कमज़ोर बना दिया। हुमायूं का पुत्र अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है और मुगल साम्राज्य का सबसे सफल शासक बनता है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, 1556 से 1570 के मध्य, 1570 से 1585 के मध्य और 1585 से 1605 के मध्य।
जब उसका प्रथम शासनकाल था जो कि 1556 से 1570 के मध्य था, अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अर्थात 1570 तक अकबर अब स्वतंत्र राजा बन चुका था। इससे पहले वह अपने संरक्षकों के अधीन शासन करता था, जिनमें बैरम खां और उसके घरेलू कर्मचारी शामिल थे। इसके बाद उसने जब वह स्वतंत्र हुआ तो सूरी और अन्य अफगान तथा निकटवर्ती राज्यों मालवा गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान प्रारंभ किए। राजस्थान में उसके 2 अभियान थे। इस दौरान 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है। उसका दूसरा शासनकाल जो 1570 से 1585 के मध्य चला, उसमें गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए। अर्थात उसका दूसरा शासनकाल था जिसमें वह गुजरात, पश्चिम में तथा पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अभियान चलाता है, जिन्हें 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इसी दौरान दूसरे शासनकाल में मिर्जा हाकिम जो उसका सौतेला भाई था उसने विद्रोह कर दिया और ये अभियान थे ये जटिल हो गए। उसका तीसरा शासनकाल 1585 से 1605 के मध्य था। अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम का मतलब जैसे ये दिल्ली है तो उत्तर पश्चिम अर्थात ईरान की ओर। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्खन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अर्थात 1605 में जब अकबर का अंतिम दौर चल रहा था उस समय राजकुमार सलीम जो आगे जाकर के सम्राट जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के कारण अकबर की जो सत्ता थी वह लड़खड़ा गई। जहांगीर जिसे सलीम कहा जाता था वह 1605 में शासक बनता है। 1627 तक वह शासन करता है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद सिक्कों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। अर्थात जहांगीर के काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को अर्थात मेवाड़ के सिसोदियों को अपने अधीन कर लिया, अर्थात उनसे संधि कर ली। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहे। जब जहांगीर ने अकबर के अंतिम दिनों में विद्रोह किया उसी प्रकार जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने भी जहांगीर का विद्रोह कर दिया। शाहजहां जो कि खुर्रम था वह शासक बनता है। 1627 से 1658 तक वह शासन करता है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ओरछा में जहांगीर के महल हैं। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह जो सबसे बड़ा पुत्र था उसके समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। ये शाहजहां हैं। इसके 4 बेटे थे जिनमें दारा शिकोह सबसे बड़े थे और औरंगजेब सबसे छोटे थे।
औरंगजेब की विजय होती है तथा वह अपने तीनों भाइयों को मृत्यु के घाट उतार देता है तथा अपने ही पिता शाहजहां को आजीवन आगरा में कैद कर लेता है। औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन करता है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर कौन, तो औरंगजेब के पुत्र, ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनतों का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी, क्योंकि अकबर का सर्वाधिक सहयोग उन्हीं मराठों और दक्कन की सल्तनतों ने किया था। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिए और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया और जो मुगल साम्राज्य बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके द्वारा स्थायित्व प्रदान किया गया था, वो औरंगजेब के शासन के अंत के साथ ढहने लगा था। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ही सर्वाधिक मनसबदारों की संख्या थी। सर्वाधिक राजपूत मनसबदार भी औरंगजेब के समय ही थे। औरंगजेब का इतना विद्रोह है उसके कट्टर होने को बताया जाता है। औरंगजेब अपने धर्म को लेकर बहुत अधिक कट्टर था। अकबर का शासन 1605 ईस्वी में किस किस जगह पर फैला हुआ था, तो इस पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं कि अकबर का शासन कितनी दूर तक फैला हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि काबुल और कांधार जो उत्तर पश्चिम में थे, वहाँ से लेकर के पूर्व में बंगाल तक अकबर का शासन था। श्रीनगर से लेकर के बीजापुर और गोलकुंडा तक इतने बड़े क्षेत्र पर अकबर के द्वारा शासन किया गया था और वह शासन अपनी राजधानी दिल्ली और दिल्ली के समय फतेहपुर सीकरी से किया करता था। अकबर निसंदेही एक महान राजा था। उसकी नीतियों ने भारत के अंदर जो नींव रखी शासन की, वो आज तक कायम है। आगे देखते हैं कि उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस प्रकार थी। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठ अधिकार क्या होता है, तो बड़ा ही बड़ा पुत्र होगा। राजा के कई सारे पुत्र होते थे, वे सभी राजकुमार होते थे, लेकिन उनमें एक होता था, वह युवराज होता था, जो अपने पिता की वसीयत, अपने पिता के उत्तराधिकार को संभालेगा। लेकिन मुगल थे, वे ज्येष्ठ अधिकार में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। सहदायद की परंपरा क्या थी, तो इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जैसे कि बाबर अपनी वसीयत में लिख के गया था कि हुमायूं तथा उसके भाइयों में बराबर बांट दिया जाए, लेकिन इससे क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई के साम्राज्य को हड़पने की कोशिश करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या सहदायद? राजस्थान में ज्येष्ठ अधिकार ही था, राजपूतों में ज्येष्ठ अधिकार का नियम ही था और यथासंभव वो मुगलों से बेहतर थे। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवाह राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ जो स्वयं क्या थी, कछवाह राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, अर्थात अकबर की एक पत्नी थी। अकबर की पत्नी थी, जो कि आमेर के राजा की पुत्री थी। वह अकबर की पत्नी थी तथा इसी का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर ने भी शादी की। जहांगीर ने जोधपुर की जो राजकुमारी थी उसके साथ शादी की। इसी
जोधपुर की राजकुमारी का पुत्र था खुर्रम, जो आगे जाकर के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है, अर्थात उनमें रक्त तो राजपूतों का ही था। जहांगीर की मां कचवाहा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किए। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया। उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी गई। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि आगे आने वाले वंशजों जिनके अंदर औरंगजेब ने यह व्यवस्था नहीं अपनाई, जबकि वह जिन राज्यों को जीतता या फिर अधीन करता उनका अपमान करता था, इसलिए विद्रोह का सामना करना पड़ा। एक बार फिर तालिका 1 को देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? अकबर जो औरंगजेब था उसे आजीवन शिवाजी से लोहा लेना पड़ा। शिवाजी ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार में 3 चीज़ें होती थी। एक होता था उसका पद के हिसाब से वेतन और सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन है उनका निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, जिस प्रकार से आज भी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है, उसके बाद आपका वेतन आता है। उसी प्रकार से पहले जो मनसबदार होते थे वो अपने सवारों का निरीक्षण करवाते थे, अपने सैनिकों के घोड़ों दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, और यही करने के बाद उन्हें धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। मुक्ति कौन? जो एकता प्रदान किया जाता था, जो इक़्तिदार होते थे उन्हें मुक्ति कहते थे। उनसे मनसबदारी भिन्न थी। अपने जागीरों पर नहीं रहते थे मनसबदार, अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अर्थात जो जागीर मिलती थी वह सिर्फ राजस्व प्राप्त करने के लिए थी, शासन करने के लिए नहीं दी जाती थी। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्रांत राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था।
मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आखिर ये जात की श्रेणी किस प्रकार से होती थी? तो 5,000 जात वाले अभिजात का दर्जा 10,000 जात वाले अभिजात से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। हमने पहले ही बात की कि सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के काल में थे, सर्वाधिक राजपूत मनसबदार भी औरंगजेब के काल में थे। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था और अब मनसबदारों की संख्या भी बढ़ गई थी। हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर जा रहा है। चित्र 6, ये हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इसमें क्या है, तो भ्रष्ट अफसर, ये भ्रष्ट अफसर है जो कि रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है, तथा एक कर अधिकारी गरीब किसान को, ये जो कर अधिकारी है यह इस गरीब किसान को सजा दे रहा है। ये सजा इसलिए दी जाती थी क्योंकि जागीर होती थी वह अब अस्थायी हो गई थी, क्योंकि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, जागीरों का परिवर्तन होता था और जो जागीरदार बनता था उसका लक्ष्य होता था कि जब तक ये जागीर है तब तक वह अधिक से अधिक राजस्व वसूल सके। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल जो कि 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया, यानी कि 10 साल की उपज के आधार पर कर निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईन अकबरी। आखिर अकबरनामा और आईन अकबरी क्या थे? अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। यह अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण, जो उसकी तीसरी जिल्द है। अकबरनामा का ही तीसरी जिल्द है जिसे आईन अकबरी कहा गया है। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर अबू फजल और अकबर हैं तथा अबू फजल अकबरनामा भेंट कर रहा है किसी अकबर को। अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र डालते हैं। आखिर अकबर ने ऐसी कौन सी नीतियाँ अपनाई जिसने उसके साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और मुगलों में सबसे महान सम्राट बनाया?
प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबू फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। अर्थात जो सूबेदार होते थे उन्हें राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार दिए गए थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, वह दीवान कहलाता था। वित्तीय अधिकारी दीवान कहलाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। वो कौन कौन से सैनिक थे, जिनमें सैनिक वेतन अधिकारी जिसे बख्शी कहा जाता था, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री जिसे सदर कहा जाता था, तथा सेना नायक जो कि फौजदार होता था, और नगर का पुलिस अधिकारी जिसे कोतवाल कहा जाता था। तो बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल। बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, और सेना नायक फौजदार तथा नगर का पुलिस अधिकारी कोतवाल कहलाता था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मत अंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। हमें यहाँ पर जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि शाहजहां के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव कैसा था। मेहरुनिसा ने जो नूरजहां का वास्तविक नाम था 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का किताब मिला। यह किताब जहांगीर ने उसे दिया था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक ओर उसके स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान। ये जो चौकोर मोहर है ये बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पाशा बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये नूरजहां का फरमान है। हमने बात की कि मंद अंधता जिसके कारण जो प्रजा होती है इन शिक्षाओं को प्राप्त करके विभाजित हो जाती है और उनमें असमंजस्य पैदा हो जाता है। मत अंधता क्या होती है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। तथा यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह इबादत खाने का है। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए दिखाए गए हैं। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न करवाया ताकि वे समझ सके कि धर्मों में क्या क्या रूढ़ियाँ थीं तथा उन धर्मों को किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है।
इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना यानी कि अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना था, फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना था। महाभारत, रामायण और लीलावती और योग विशिष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज़्मनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद, जिसमें महाभारत के चित्रों का, महाभारत की जो घटनाएं थी उनका चित्रांकन किया गया है। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इस सुलह कुल की नीति को जहांगीर ने कैसे प्रस्तुत किया है वो देखते हैं। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वरिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अर्थात यहाँ जागीर बता रहा है कि जो धर्म मेरे पिता ने चालू किया और जो धर्म इतने सारे वर्गों को एकजुट में बंद करता है, असहिष्णुता का जो मार्ग है वह बंद कर देता है। सुन्नी शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे हो सकते थे, ईसाई यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना कर सकते थे, उसी सुलह कल के सिद्धांत का मैंने भी पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, आखिर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसा क्या घटित हुआ और उसके बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर किस प्रकार बना। एक बड़ा कारण औरंगजेब की मृत्यु के बाद आने वाले अयोग्य शासक। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। मनसबदारों की संख्या जब 8000 थी उसमें से 445 ऐसे मनसबदार थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6%, अर्थात जो कुल मनसबदार थे उनका 5.6% जो मनसबदार थे वे ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। अर्थात बड़े मनसबदार ही संपत्ति पर अधिकार जमाए हुए थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकार जो प्राथमिक उत्पादक थे, प्राथमिक उत्पादकों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों या अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे, यानी गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य के अंतिम दौर में कौन कौन से प्रांत थे जो स्वतंत्र हो गए थे। राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के
विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जिनका शासनकाल 1520 से 1566 के मध्य था, वो भी शामिल हैं। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस सेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम और कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल का यानी कि जब सुलेमान कानूनी का काल समाप्त हुआ, आगे चलकर ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन होने लगा तो सुलेमान कानूनी का जो काल था उसे एक आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए। अब यहाँ पर हम पता बाद में लगाएंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि अकबर के समकालीन कौन कौन से शासक थे। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 तक शासन किया। ईरान का संभावित शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 तक शासन किया। और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जो कि 1530 तक 1584 तक शासन करता है, जो इवान दी टेरिबल के नाम से भी ख्यात है। चैप्टर पूरा हो गया है। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? तो मनसबदारी एक पद हुआ करता था। मंगोल थे, वो उज़्बेक थे, यानी उज़्बेकों की एक संस्था, मंगोलों की एक शाखा उज़्बेक भी थी। सिसोदिया राजपूत थे, वह मेवाड़ के अंदर शासन कर रहे थे। राठौड़ राजपूत थे, वे मारवाड़ में शासन करते थे। नूरजहाँ थी, वह जहांगीर की पत्नी थी। सूबेदार था, वह गवर्नर कहा जाता था। यहाँ पर कुछ एक बीज शब्द हैं, जैसे मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, सवार। सुलह कुल की नीति जो अकबर द्वारा चलाई गई। ज्येष्ठ अधिकार को नहीं मानते थे मुगल, सहदायत की प्रथा को मानते थे। जब्त और जमींदार। यह अध्याय कंप्लीट होता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।